दोस्तों, कौन से औलाद बुढ़ापे में माता पिता को दुख देते हैं? तो आप इस कहानी में हमारे साथ अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आधा ज्ञान विष के समान होता है। ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में विक्रमाजीत नाम का राजा रहता था। वह राजा अपने कार्यों से बहुत प्रसिद्ध था। उसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे और उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। विक्रमाजीत की कन्या का नाम सोनाली था। उसे अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। राजा विक्रमाजीत की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता, वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसे लौटा देती थी। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उसने उन सब को अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें वापस लौटा देती। राजा भी अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने अपनी बेटी सोनाली के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगहों के राजकुमार राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी सोनाली हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज्य दरबार में जा रही थी। सोनाली अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी और सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी, उसकी किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाते। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते और राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची और उसकी हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन महाशय को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। वह उसके शरीर की बनावट पर काफी देर तक हंसी उड़ाती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार कुछ लंबा था। राजकुमारी सोनाली ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया और कहने लगी, देखो सहेली, यह तो कोई खंभा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल लगानी चाहिए। राजकुमारी के उपशब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसती हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इसे तो मेरी जूती भी विवाह न करें। राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर यह बात सोनाली के पिता विक्रमाजीत को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी, भाइयों, मैं अपनी पुत्री की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूं कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और इसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। सभी कहने लगे, राजा साहब, ऐसी असभ्य कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वे सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। कुछ देर बाद वहां से एक गीत गाता हुआ भिखारी जा रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को दरबार में बुला लिया। भिखारी की दशा बहुत धन्य थी। उसने मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने थे और उसके हाथ में एक लंबी लठ थी। उसकी लंबी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहा हूं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ।
और जैसे भी रूखा सूखा मिले स्वयं खाना और इसे भी खिलाना। अपने पिता विक्रमाजीत का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर सोनाली बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का आदेश था इसलिए उसे मजबूर होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। राजा ने सोनाली का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। सोनाली रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे खुशी खुशी एक जंगल में ले गया जहां उसकी एक सुंदर कुटिया थी। उसी कुटिया के पास में उस भिखारी ने एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम थे। जब राजकुमारी सोनाली ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत था। सोनाली ने उस भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? तो भिखारी ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मैंने सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिससे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं भी तुम्हें उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूं। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी बितानी है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी सोनाली को सुंदर फल फूलों से सजा हुआ एक बाग दिखाई दिया। सोनाली ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में टहल कर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? ही सुंदर है। भारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। लिए अति शीघ्र विश्राम करके यहां से निकल चलो, वरना उसे पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो वह हमें मारकर भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता। जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा गम ही तुम्हें यहां ले आया है। वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर नगर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राज्य की राजधानी हो। सोनाली ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर तुम्हारी नजर से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे आदमी का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है? जो होना था वह गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने सोनाली के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी, तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना होगा। यह कहकर भिखारी राजकुमारी सोनाली को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर सोनाली को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटने लगेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूं, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। सोनाली ने पूछा, यहां पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूं, न कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूं। मैं तो नौकरों से भी बेहतर नहीं हूं। ये सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
चलते चलते मैं थक चुका हूं। सोनाली को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसीलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। अगले दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 4-5 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं। जो कुछ मैंने मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे दूंगा। तुम उस आम को बाजार में ले जाकर बेच कर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी। अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। राजकुमारी मजबूर थी। उस भिखारी ने कुछ आम पेड़ से तोड़े और टोकरी में भरकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी मजबूर होकर बाजार में आम बेचने चली गई। बाजार में एक व्यापारी की दुकान के बाहर सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी सोनाली रास्ते पर बैठी आम बे रही थी, तभी वहां पर एक राजा का सैनिक आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला दिए। वह बोला, खबरदार, जो रास्ता घेर कर आम लगाए उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, बिल्कुल पागल हो, अगर तुम बीच रास्ता घर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़े ही। तुम्हारी वजह से राहगीर को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करूंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहां रसोई का काम तलाश आया और सोनाली से कहा, मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राजमहल में कर्मचारी की रसोई में काम करोगी और वहां के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, सोनाली रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजा के में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राज्य महल सजा हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर जाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। सोनाली वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी, काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां 2 दासियां आईं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली। सोनाली टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजा का पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। सोनाली ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह वही राजा था जिसे सोनाली ने अपने यहां दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने सोनाली से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में सोनाली के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़े। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। सोनाली बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर सोनाली घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, सोनाली, घबराओ मत।
तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहां सम्मानित करने के लिए लाया हूं। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही यहां का राजा हूं और वही दाढ़ी वाला बकरा हूं। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया, अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। यह सुनकर सोनाली को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। 2 दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा कर लाई। दरबार में सोनाली के माता पिता भी मौजूद थे। सबने सोनाली को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। इस प्रकार सोनाली उसी दाढ़ी वाले पति जो राजकुमार के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन से औलाद बुढ़ापे में माता पिता को दुख देते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सुंदरता एक आंतरिक गुण है जो समय के साथ बदलती रहती है, जबकि घमंड और अहंकार हमेशा दुख और असंतोष का कारण बनते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व होता है तो वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी मानसिक और भावना कष्ट देता है। सुंदरता एक समय के बाद फीकी पड़ सकती है, लेकिन आंतरिक गुण और दूसरों के प्रति सम्मान हमेशा एक व्यक्ति को सच्ची पहचान दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।